महाराणा प्रताप, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अटूट हिम्मत और स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन जो कहानियां हम सुनते आए हैं, उनमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना? चलिए, आज इस महान योद्धा की कहानी की पर्दे खोलते हैं और सच को ढूंढते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक नंबर से, 208 किलो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वजन क्यों? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस महागाथा का पैमाना है जिसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। तो ये वजन था उनके भाले, कवच, ढाल और 2 तलवारों का। जी हाँ, सब मिलाकर। और यहीं से आप कह सकते हैं उनकी वो जो एक सुपर ह्यूमन वाली इमेज है, वो बननी शुरू होती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सारे अस्त्र शस्त्र आज भी मेवाड़ राजघराने के म्यूजियम में मौजूद हैं। तो चलिए अब इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस रूप से जिसे हम सब जानते हैं, उस अजेय योद्धा राजा की महान गाथा। ये वो बातें हैं जो हमने बचपन से सुनी है ना? चित्तौड़ की आज़ादी तक घास पर सोना और पत्तों पर खाना। सोचकर देखिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी ये। 80 किलो का भाला एक हाथ से चलाना, और उनका घोड़ा चेतक जो दुश्मन के हाथियों पर चढ़ जाता था। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी छवि बनाती हैं जो किसी देवता से कम नहीं लगती। लेकिन देखिए, सच जो होता है ना, वो कहानियों से ज्यादा पेचीदा होता है। और यहीं से शुरू होती है हल्दी घाटी की पहेली, एक ऐसी लड़ाई जिसका विजेता कौन था, ये आज तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हल्दी घाटी आखिर जीती किसने थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हो पाए हैं। देखिए, मुगल दस्तावेज तो साफ साफ कहते हैं कि भाई जीत उनकी हुई क्योंकि महाराणा प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा था। लेकिन मेवाड़ का पक्ष कुछ और ही कहता है। उनका कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, एक रणनीतिक जीत। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुगल सेना जिस असली मकसद से आई थी, उसमें वो बुरी तरह फेल हो गई थी। और इस तर्क के पीछे सबूत भी काफी मजबूत हैं। पहली बात तो ये कि मुगलों का मेन ऑब्जेक्टिव, प्रताप को पकड़ना या मारना, पूरी तरह नाकाम रहा। दूसरा, जब मुगल सेनापति मानसिंह वापस आगरा पहुंचे तो बादशाह अकबर इतने नाराज थे कि महीनों तक उन्हें दरबार में घुसने तक नहीं दिया। और शायद सबसे बड़ा सबूत, युद्ध के फौरन बाद भी प्रताप अपनी जमीनों के पट्टे जारी करते रहे, मानो वो कह रहे हों कि असली शासक तो मैं ही हूं। और कुछ ही सालों में उन्होंने अपने ज्यादातर किले वापस जीत भी लिए। तो फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है। सिर्फ एक लड़ाई की बात नहीं है। सवाल यह है कि कैसे एक राजा अपनी छोटी सी सेना के साथ 25 साल से भी ज्यादा एक इतने बड़े साम्राज्य को टक्कर देता रहा। इसका जवाब सिर्फ मैदान की बहादुरी में नहीं है। इसका जवाब छिपा है प्रताप की उस सेना में जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा गठबंधन जिसने इस पूरे संघर्ष का रुख ही मोड़ दिया था। प्रताप का सबसे बड़ा हथियार था गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि छापामार युद्ध नीति। इसका मतलब ये था कि विशाल मुगल सेना से आमने सामने लड़ने के बजाय पहाड़ों और घाटियों में छिपकर अचानक हमला करो और फिर गायब हो जाओ। ये ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और भूगोल का खेल था। और इस खेल के असली मास्टर थे अरावली के भील। ये वो लोग थे जो इन पहाड़ियों के बीच ही पले बढ़े थे। हर चप्पा, हर दर्रा उनकी आंखों के सामने था। उनके बिना मुगल फौज को इस तरह से उलझाए रखना नामुमकिन था। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो साफ साफ लिखा है, भीलों के बिना मेवाड़ का प्रतिरोध अपनी जीत से बहुत पहले ही दम तोड़ देता। और यही तो प्रताप की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने भीलों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, अपने साथ खड़ा किया। और यही एकता उनके संघर्ष की असली ताकत बनी। तो चलिए अब कुछ सबसे मशहूर किस्सों की जरा चीरफाड़ करते हैं और देखते हैं कि कहानी के पीछे का सच आखिर है क्या। इसमें सबसे मशहूर कहानी है घास की रोटी की। सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि हालात इतने खराब हो गए थे कि महाराणा को घास खानी पड़ी। लेकिन सच, जैसा कि अक्सर होता है, इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने घास नहीं बल्कि फिकार नाम के एक जंगली अनाज की रोटी खाई थी। ये एक तरह का बाजरा था जो अरावली की पहाड़ियों में उगता है और मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था। और चेतक को भला उसे कौन भूल सकता है। यहां भी सच कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचकर है। पहली बात, वो मारवाड़ी नहीं बल्कि काठियावाड़ी नस्ल का था। नीला घोड़ा, उसे शायद उसकी स्लेटी रंगत या फिर नीली आंखों की वजह से कहा जाता था। और वो हाथी की सूंड वाली बात, वो तो एक शानदार जंगी चाल थी। दुश्मन के हाथियों को धोखा देने के लिए चेतक के मुंह पर एक नकली सूंड लगा दी जाती थी। और हाँ, वो घायल प्रताप को लेकर उसका 26 फुट चौड़े नाले को एक छलांग में पार कर जाना, वो कोई कहानी नहीं, वो इतिहास में दर्ज एक हकीकत है।
पर महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और रणनीतियों की नहीं है। ये कहानी एक जिद की है, एक प्रतिज्ञा की, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में भी प्रताप को एक ही डर सता रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अमर सिंह, जो महलों की जिंदगी का आदी हो चुका है, कहीं वो इस लंबे संघर्ष को भूल न जाए, कहीं वो मेवाड़ की आज़ादी का सौदा ऐशो आराम से न कर ले। और प्रताप का वो डर मानो भविष्य की एक झलक देख रहा हो। उनके जाने के सदियों बाद भी सिसोदिया वंश चलता रहा। लेकिन फिर आया साल 1984, जब उन्हीं के वंशजों के बीच विरासत और संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया, और वो लड़ाई आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, 400 साल पुरानी वो प्रतिज्ञा, वो जिद, आज एक परिवार और एक पूरे देश की यादों को कैसे शक्ल देती है? महाराणा प्रताप सिर्फ एक शासक का नाम नहीं है, वो उस विचार का नाम है जो कभी झुकता नहीं। और यही विचार आज भी हमारी सोच, हमारी राजनीति और हमारी पहचान की हर बहस में कहीं ना कहीं जिंदा है।